With the name of Allah Almighty, today we are going to start our first novel, and that is The Return of the Native. First, what is novel? Novel is a philosophy of life. Novelist ह्यूमन सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। इंसान का इस यूनिवर्स से क्या ताल्लुक़ है, इंसान की इस यूनिवर्स में क्या वैल्यू है, इंसान की छोटे छोटे रिलेशन के साथ क्या अहमियत है, डोमेस्टिक मामलात क्या हैं, रिचुअल्स क्या हैं, कस्टम्स क्या है, मॉडर्निटी क्या है, एजुकेशन क्या है। ओवरऑल ह्यूमन सिचुएशन को दिखाया जाता है और ज़िंदगी को इंटरप्रेट किया जाता है। इन वन सेंटेंस, नावल इज़ द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। क्लियर? रिटर्न ऑफ द नेटिव। ओपन योर रजिस्टर और योर बुक। आपकी बुक में जहाँ रिटर्न ऑफ द नेटिव स्टार्ट होता है, अपनी बुक के अंदर कोई खाली पेज तलाश कर लीजिए। जैसा कि अगर आपके पास एक्यूट नावल है तो वहाँ पेज नंबर 66 आई थिंक वैकेंट है, खाली है, यानी कि द रिटर्न ऑफ द नेटिव स्टार्ट होने से पहले एक पेज खाली है। इस पेज पर आपने कुछ लिखना है, मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, आप वो नोट डाउन करते जाएंगे। अगर आपके पास बुक में कोई जगह खाली नहीं है, देन यू विल यूज योर रजिस्टर, अपने रजिस्टर को इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर टाइटल दें, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। रिटर्न ऑफ द नेटिव, नेटिव NATIVE, नेटिव। उसके नीचे आपने 5 नाम लिखने हैं एक ही लाइन के अंदर और उसे बॉक्स में बंद कर देना है। आपने एक लंबा सारा बॉक्स बनाएं, लंबे सारे बॉक्स के अंदर हम 5 नेम लिखेंगे। इस नेम में, इस बॉक्स में पहला नेम लिखिए रेडलमैन, REDDLEMAN। मेरी आवाज़ पर गौर करेंगे, मेरी आवाज़ पर आप लिखते जाएंगे, REDDLEMAN, रेडलमैन। आगे एक छोटा सा एरो डालें, एरो के बाद लिखें थॉमसन, थॉमसन, THAMASIN, थॉमसन, थॉमसन। 2 नाम हो गए। तीसरा नाम फिर एरो डालकर आप लिखेंगे वेल्डीफ, WILDEVE, वेल्डीफ। पढ़ते फे हैं, लिखते VE हैं। वेल्डीफ के बाद आप दोबारा एरो डालेंगे और लिखेंगे यूस्टाशिया, EUSTACIA, यूस्टाशिया। एरो के बाद लिखेंगे क्लेम, CLYM, क्लेम। ये 5 नेम्स आपने बॉक्स में तरतीब से लिखे हैं एरोज के साथ। रेडलमैन, एरो डाला, थॉमसन, थॉमसन, एरो, वेल्डीफ, एरो, यूस्टाशिया, एरो, क्लेम। क्लियर? आफ्टर दिस आप नीचे 9 कैरेक्टर्स के नेम लिखेंगे। मैं 1 बाय 1 आपको कैरेक्टर्स के नेम बताऊंगा, स्पेलिंग बताऊंगा। आपने नीचे 9 कैरेक्टर्स लिखने हैं, बिल्कुल एक दूसरे के नीचे लिखते आएंगे। एक साइड पर, अपनी पेज की एक साइड पर, शुरू जहां पर होता है तरतीब से लिखें। फर्स्ट कैरेक्टर 1 लिखें, मिसेस MRS, मिसेस यूब्राइट, YEO
BRIGHT, Ubright. 2. Claim, CLYM, claim. 4 नंबर पर लिखेंगे 3 नंबर पर लिखेंगे थॉमसन, THOMASON, थॉमसन। 3 करेक्टर हो गए। पहले मैंने लिखवाया मिसेस यूब्राइट, देन क्लाइन, थर्ड पर थॉमसन। 4. यूस्टाशिया वाई, EUSTACIA, वाई, VYE, यूस्टाशिया वाई। 5th 5 नंबर पर लिखेंगे वेल्डीव, WILDEVE, वेल्डीव। 6 नंबर पर लिखेंगे रेडलमैन, REDDLEMAN, रेडलमैन। 7. जोनी ननसच, JOHNY, जोनी ननसच, NUNSUCH, जोनी ननसच। 8. चार्ली, CHARLEY, चार्ली। 16 ईयर ओल्ड है, 16 साल का है, चार्ली। 9 नंबर पर लिखेंगे एग्डन हीथ, EGDON, एग्डन हीथ, HEATH, हीथ बनता है, हीथ कहते हैं, एग्डन हीथ। क्लियर? ये आपके करेक्टर्स हो गए। उसके साथ आपने दूसरी साइड पर लिखना है। आपके पास जो स्पेस बचती है, ऊपर बचती है, नीचे बचती है, आप किसी जगह पर लिखें थॉमस हार्डी, THOMAS, थॉमस हार्डी, HARDY, थॉमस हार्डी। ये राइटर है। 1840 to 1928 ये इसकी लाइफ स्पैन है, लाइफ पीरियड है। 1840 से 1928 तक। और आगे इंग्लैंड का है, यहां लिखें डोरसेटशायर, DOR, डोर, SET, सेट, शायर, SHIRE, डोरसेटशायर। क्लियर? ये जगह का नाम है जहां पर थॉमस हार्डी पैदा हुआ, बड़ा हुआ, स्कूलिंग हासिल की। आइए अब हम लिखते हैं एक साइड पर कि हमने पूरे नावल में एनालाइज क्या करना है, या पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी ये किस तरह के क्वेश्चंस रेज करती है, टॉपिक्स क्या हैं इस नावल को पढ़ते हुए हमारे। उसके लिए आप एक लंबा सारा बॉक्स बना दीजिए। हमने उसमें 5 पॉइंट्स लिखने हैं। क्लियर? आपके पेज पर यकीनन जगह मौजूद है। आप एक कॉलम बना लें, बड़ा सारा बॉक्स बना लें, जितना बड़ा बना सकते हैं, अपने पेज आपको इजाजत देता है। क्लियर है? आप रजिस्टर पर हैं तो किसी और पेज पर चले जाएंगे, या जहां भी आपको बस स्पेस मिले। अब मैं बता रहा हूं कि टॉपिक्स जो हमने फोकस करने हैं नावल में। क्लियर? 1. सिचुएशन ऑफ ह्यूमन, SITUATION, सिचुएशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन HUMAN, ह्यूमन। 2. पैसिमिज्म, PESSI,
MISM, पैसिमिज्म। ब्रैकेट में लिखेंगे पैसिमिज्म के आगे ह्यूमन, आगे एरो डालें और गॉड लिख दें, जी छोटा GOD, गॉड। एरो के दोनों हेड बनाने हैं, गॉड की तरफ भी हेड होगा, ह्यूमन की तरफ भी हेड होगा। यानी कि ह्यूमन टू गॉड, गॉड टू ह्यूमन। 3, रोल ऑफ फेट एंड चांस। फेट, FAT, फेट, चांस, CHANC, चांस। 4, रोल ऑफ एग्डन हीथ, एग्डन हीथ, EGDON, एग्डन हीथ, HEATH, रोल ऑफ एग्डन हीथ। 5th नंबर पर आएंगे, 5th नंबर जरा लंबा है, लिखेंगे सेक्सुअल अट्रैक्शन, कॉमा सेक्सुअल, SEXUAL, सेक्सुअल अट्रैक्शन, कॉमा ह्यूमन विल, इंसानी ख्वाहिश, ह्यूमन विल एंड एम्स, AIMS, एम्स, कॉमा ट्रेडिशंस, रसूमात, ट्रेडिशंस, कॉमा एजुकेशन, कॉमा सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस के स्पेलिंग देख लीजिए, SUPERSITUATIONS, आई थिंक, या UT है, सुपरस्टिशंस। तोहमात कहते हैं, रॉन्ग बिलीव्स को कहते हैं सुपरस्टिशंस। This was the total frame of the novel. Clear? Now we will start our debate. What is that? What is in this novel? First of all, I will discuss mechanism ये है. First of all, I will discuss with you Thomas Hardy. After telling about Thomas Hardy, I will tell you about characters. Then you will revise and remember these all characters here. Character जब आप याद कर लेंगे अभी के अभी, फिर then I will relate with you the summary, detailed summary of the novel. Detailed summary wind up करेंगे, then we will discuss about the topics for focus. जो टॉपिक हमारे 5 पॉइंट्स हैं जिसको हमने फोकस करना है वो हम डिस्कस करेंगे. This is the total lecture of today. Clear? Okay. The return of the native. नेटिव मीन बासी, मकामी, रिहायशी. बासी का घर वापस आना. और ये बासी कौन है? इस पूरे नावल के अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है क्लेम, CLYM, क्लेम. ये क्लेम घर वापस आता है, अपने गांव में वापस आता है. क्लियर? और इसके गांव का नाम क्या है? एग्डन हीथ. एग्डन हीथ. ओके, HEATH, एग्डन हीथ, ये इसके इलाके का नाम है. दिस इज द टाइटल ऑफ द दिस नावल. नाउ फर्दर, इस नावल को लिखा है थॉमस हार्डी ने. थॉमस हार्डी इज अ फेमस नॉवलिस्ट. Actually, in the beginning, he was a poet. Then England में गया. By profession, he was architect. Architect मकान के नक्शे वगैरह बनाते हैं. तो वहाँ पर थोड़ी सक्सेस के साथ पोइट था. फिर ये नावल की तरफ रिटर्न हुआ और फिर इसने बहुत सारे नावल लिखे. रिटर्न ऑफ द नेटिव के साथ जो दूसरा फेमस नावल इसका लिखा हुआ है वो है टेस, TESS, टेस. टेस बहुत फेमस नावल है. ओके, नेर अबाउट इसके नावल्स. एक नावल है इसका डिस्परेट रेमेडीज, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, लाइक दिस. अदर नावल्स आर आल्सो ओवर देयर. ये शख्स पैदा हुआ है 1840 में.
1840 में पैदा हुआ और 1928 में इसकी डेथ है। नियर अबाउट 88 ईयर्स इसने गुजारे हैं इस रुए ज़मीन पर, 88 ईयर्स। पहली बीवी एमा थी और वो अपनी मौत तक ही इसकी बीवी रही, गो कि उसके साथ अच्छे रिलेशन नहीं रहे। उसकी डेथ के बाद इसने फ्लोरा या फ्लोरेंस नामी एक लड़की के साथ शादी की है और फिर उसने इसकी मौत के बाद इसकी बायोग्राफी भी लिखी थी। थॉमस हार्डी इंग्लैंड में ही डोरसेटशायर में पैदा हुआ और इस डोरसेटशायर को विसेक्स के नाम से भी याद किया जाता है। डोरसेटशायर के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है, थॉमस हार्डी जितने भी नावल लिखता है अपने नावल्स के अंदर वो डोरसेटशायर के रिफ्लेक्शन ज़रूर देता है, बल्कि यूँ कहिए कि पूरे नावल्स की बैकग्राउंड सारे के सारे डोरसेटशायर के होते हैं। चाहे वो नाम उसको बर्डमाउथ दे या कोई भी नाम दे, ठीक है, नाम उसका कोई भी हो गया, एग्डन हीथ कहे, लेकिन वो रिफ्लेक्शन में डोरसेटशायर के मिलते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये पता चलता है थॉमस हार्डी को अपने उस मकामी, उस नेटिव जगह से लगाव था ख़ास किस्म का, और उसको वो ऑब्ज़र्व करता था। उसके बहुत सारे फीचर्स को वो सारी ज़िंदगी बयान करता रहा, लिखता रहा। एक्चुअली दिस डोरसेटशायर इज़ द, जो ये प्लेस है, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ नेचर एज वेल टू, यू कैन से कि नेचर का सिंबल है, एक देहाती इलाका है, तो उसके अंदर जो फीचर्स हैं, खसूसियात हैं, ब्यूटी है, या उसके अंदर कुछ चीज़ें मुश्किल हैं, वो उनको शायद अपने नावल्स में इंटरप्रेट करता रहा है सारी ज़िंदगी। वैसे तो ये एक मैसन का, स्टोन मैसन का बेटा था, यानी कि एक मिस्त्री का बेटा था, ये जो राजगिरी का काम करते हैं, लेकिन इसकी मदर जो थी वो एजुकेटेड भी थी और ब्रेन भी थी, कल्टिवेटेड वेमेन थी। और शुरू में ही लोग कहते थे ये बीमार सा रहता है, बस थॉमस हार्डी इस तरह का आदमी है जैसे किसी पत्थर पर कोई पेल रंग का पेशेंट बैठा होता है। ओके, इसके बाद लंदन चला गया, वहाँ रहा, फिर लंदन से वापस अपने ही डोरसेटशायर गांव में आ गया। तो हमें थोड़ा सा लगता है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, इंग्लैंड से जैसा थॉमस हार्डी अपनी लाइफ में वापस आया है डोरसेटशायर में, मे बी इस नावल के अंदर भी ऐसी कोई बात थोड़ी सी नज़र आती है। थॉमस हार्डी ने तकरीबन जो ही वो पढ़ने लिखने की सलाहियत उसके अंदर पैदा हुई है, तो उसने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को, जो क्रिश्चियनिटी ईसाईयत थी, उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके अपने अंदाज थे और वो पेसिमिस्ट था, मायूस। उसके मोस्टली जो टॉपिक थे वो वार था, फेट, गॉड, सेक्सुअल रिलेशनशिप, लव, इस तरह के टॉपिक्स उसके होते थे मोस्टली जब वो लिखता है। क्लियर? आपको थॉमस हार्डी का पता चल गया। थॉमस हार्डी विक्टोरियन एज में है, थॉमस हार्डी 19वीं सेंचुरी के एंड पर है, थॉमस हार्डी 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में है। विक्टोरियन पीरियड है और ये ट्रांसिशन का पीरियड है। ये वो पीरियड है जिसके अंदर डार्विन धाड़ रहा था, डार्विन ब्लो कर रहा था ऑन द हेड ऑफ रिलीजन। जितने भी मजहब थे उनके सरों पर बैन कर रहा था, जोर जोर से मुक्के बरसा रहा था। डार्विन लंबी दाढ़ी वाला बाबा था जिसने कहा था हम तमाम इंसान, जानवर, पौधे, इनका आगाज एक ही जानदार से हुआ है। जब एक ही जानदार से आगाज हमारा हुआ डार्विन के साथ, तो रिलीजन शेक हो गया ना। वो जो थ्योरी थी एडम एंड ईव ऊपर से नीचे उतरे, या टाइटन्स एंड गॉड्स ग्रीक के लड़ते रहे, या हिंदुओं के शिव जी और फिला आपस में मुकाबला करते रहे, वो सारी थ्योरी रिजेक्ट होने लगी। ट्रांसिशन किए थी, तब्दीली की थी। तो इसका असर थॉमस हार्डी पर भी पड़ा, इसीलिए वो स्केप्टिक हो गया, लादीन हो गया, रिलीजन से हट गया और नए जावियों से चीज़ों को देखने लगा। क्लियर? दिस इज क्लियर? और यहाँ पर एजुकेशनल हवाले से भी चीज़ें तब्दील हो रही हैं। एजुकेशन मॉडर्न आ रही है, कन्वेंशनल एजुकेशन ख़त्म हो रही है, लोगों के रवैये बदल रहे हैं, सोच बदल रही है। ओके, आइए, दिस वाज द स्लो इंट्रोडक्शन ऑफ थॉमस हार्डी।
छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाट टाइप ऑफ राइटर ही इज। नाउ वी विल टर्न टू द कैरेक्टर लिस्ट्स, ताकि कैरेक्टर लिस्ट को हम तैयार करें। ओके, फर्स्ट कैरेक्टर इज इन दिस नॉवल। इस नॉवल में फर्स्ट कैरेक्टर है मिसेस यूब्राइट। मिसेस यूब्राइट नियर अबाउट 55 या 60 ईयर्स ओल्ड है, फैट सी लेडी है, बिड्डे नाक के साथ बड़े मुंह वाली है। ओके, और ये कन्वेंशंस पर यकीन रखती है और स्टैंडर्ड कन्वेंशंस पर यकीन रखती है। स्ट्रॉन्ग बिलीव है इसका कल्चर के ऊपर, कस्टम के ऊपर। ओके, शी इज रियली सेंसिबल लेडी, ये सेंसिबल वेमेन है मिसेस यूब्राइट। शी इज द मदर ऑफ मिस्टर क्लेम, क्लेम की मदर है। Okay, now I turn to the next one. Claim. He is 30-year-old, a tall man with long wavy hair. लंबे इसके लहराते हुए बड़े बाल हैं। अगर आपने वहीद मुराद को देखा हुआ है तो उस तबीयत का ये आदमी है, पाकिस्तानी हीरो। ओके, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की सूट बूट पर्सनैलिटी के साथ ये पेरिस में रहता था और पेरिस में कोई डायमंड की शॉप पर बिजनेस करता था, काम करता था। अब ये पेरिस छोड़कर, जो कि चमकता दमकता एक शहर है, उस रेल पेल को छोड़कर, रोशनियों को छोड़कर ये अपने ही शहर वापस आ रहा, अपने ही गांव वापस आ रहा है, एगडन हीथ में। और यहाँ आके इसका प्लान है स्कूल खोलने का। ओके, ही इज द सन ऑफ मिसेस यूब्राइट। मिसेस यूब्राइट का ये बेटा है। क्लियर है? द थर्ड वन कैरेक्टर इज ऑफ दिस फैमिली इज थॉमसन। थॉमसन, थॉमसन। शी इज क्वाइट यंग, 20 ईयर ओल्ड शी इज ब्यूटिफुल, सिंपल लेडी, और उसके सिंपल व्यूज हैं अबाउट एगडन हीथ, अबाउट नेचर, अबाउट गॉड, अबाउट लव। हर चीज के बारे में सिंपल व्यूज हैं और उसको कोई चीज भी इन्फ्लुएंस नहीं करती सिवाय उसकी अपनी होप के। जिस चीज पर थॉमसन होप बांध लेती है, बस वो अल्टर नहीं होती और उसको कोई भी फिर कन्विंस नहीं कर सकता। अदरवाइज शी इज सिंपल। ओके, सर पर एक हैट सा रखा होता है हर वक्त, इस तरह हैट एक बांधा होता है इसने पीछे से। थॉमसन इज द कजन ऑफ क्लेम और ये मिसेस यूब्राइट के साथ रहती है। बस हमें इतना पता है ये कजन है क्लेम की और ये मिसेस यूब्राइट के साथ लंबे अरसे से रह रही है। इसके बैकग्राउंड में क्या है वो डोंट नो अबाउट इट। क्लियर? ये एक फैमिली मैंने एगडन हीथ की कंप्लीट कर दी। एगडन हीथ के अंदर रहने वाली एक फैमिली कंप्लीट की है मैंने, जिसमें मिसेस यूब्राइट उसके साथ रहती है थॉमसन, और उसका बेटा अभी आ रहा है कहां से? पेरिस से। उसका नाम क्लेम है, क्लाइम नहीं, क्लेम। क्लियर? अब जो कैरेक्टर मैं बोलूंगा वो सारे सेपरेट हैं, अलग अलग फैमिलीज के हैं। तो यहां तक 3 कैरेक्टर एक ही फैमिली के मैंने इकट्ठे कर दिए। फोर्थ वन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है यूस्टाशिया वाय। मैं इसे यूस्टाशा कहता हूं, यूस्टाशा। ओके, यूस्टाशिया वाय अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती है घर में। पूरे घर में 2 लोग रहते हैं। इसका ग्रैंडफादर है जो कि आर्मी से रिटायर्ड है, कोई कर्नल है। उसके बाद 2 पिस्टल भी हैं जो उसके कमरे में लगे रहते हैं। यूस्टाशिया वाय इज अ हाईली ब्यूटीफुल लेडी। यूस्टाशिया वाय के घने ब्लैक बाल हैं, हेयर हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा कौवे की फैमिली का कोई परिंदा बैठा हुआ हो।
जैसे काले रंग का कोई छोटा मोर बैठा हुआ हो उसके सर पर, इस तरह उसके घने ब्लैक हेयर हैं। उसकी उभरी हुई शफाफ आंखें हैं। उसके लिप्स वेल ट्रिम्ड लिप्स हैं। एक तो लिप्स होते हैं, एक वेल ट्रिम्ड होते हैं, लगता है जिसकी काट तराश प्रॉपर तरीके से बनाई गई हो उसके लिप्स की। शी इज वाइट, फेयर इन कलर, कंप्लेक्शन, full of aim and ambition and will. She is looking natural in her will. जिस तरह इंसान एम्बिशियस होता है नेचुरली, ये एक एम्बिशियस लेडी है। ये एगडन हीथ को पसंद नहीं करती। जिस इलाके में रहती है उसे पसंद नहीं करती। ये एगडन हीथ के बारे में ख्याल रखती है, इट्स माई क्रॉस, माई शेम एंड विल बी माई डेथ। यही मेरा तख्ताएदार है, यही मेरी शर्म है और यही मेरी मौत होगी। शी हैज अ स्ट्रॉन्ग विल टू एस्केप फ्रॉम दिस लैंड। शी वॉन्ट टू लिव इन अ ग्लिमरिंग लैंड ऑफ पेरिस। स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश है कि ये पेरिस में जाकर प्लांट हो जाए, ये पेरिस की चमकती दमकती जिंदगी गुजारे। क्लियर? इसके कुछ अफेयर्स भी हैं, एक दो अफेयर्स भी हैं। इस करैक्टर को मोस्टली लेडीज कहती हैं ऑफ द सोसाइटी। शी इज अ विच, ये चुड़ैल है, खूबसूरत चुड़ैल। और जहां युष्टाशा पाई जाती है लोग शक की निगाह से मर्मरिंग करते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, देखते हैं कि युष्टाशा इस जगह पर आई है तो इसका क्या मतलब है। और मोस्टली युष्टाशा को वो स्ट्रेंज एक्टिविटीज में पाते हैं, चाहे वो एक्टिविटी सिंपल होती है लेकिन देखने वाले को ऐसा लगता है कि कुछ जादू या कुछ इस तरह की पुरस्कार चीज है। युस्टाशिया वाई, शी इज ओनली अ वेमन, बस एक वेमन है। ओके, तो शी इज द हीरोइन ऑफ द नॉवल। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर वेल्डीफ। ऊंचे कद का और थोड़ा दबे हुए चेहरे के साथ, बड़े मुंह वाला, घुंघराले बालों के साथ, शोल्डर तक मौजूद है घुंघराले बाल, थोड़ा सा हेस्टी और लस्टी। युस्टाशा के साथ भी इसका अफेयर है। लड़की कोई भी मिल जाए तो अफेयर बनाने में जवान देर नहीं करता, कोशिश में लगा रहता है। थॉमसन के साथ भी इसका अफेयर है। क्लियर? और वैसे देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये युस्टाशा से इम्प्रेस है, उससे मोहब्बत करता है। वेल्डीफ बाय प्रोफेशन तो इंजीनियर था लेकिन नाकाम हो गया और अब एक इन चलाता है, एक सराय या होटल है इसके पास जो चलाता है। और होटल के ऊपर जो तस्वीर लगी हुई है उसमें एक औरत बैठी है जिसका सर नहीं है। उस औरत ने अपना सर खुद अपने बाजू में उठाया हुआ है। और ये तस्वीर देखकर आपको थॉमस हार्डी जरूर याद आना चाहिए कि थॉमस हार्डी ने ऐसा क्यों किया। ओके, चलो ये बाद में डिबेट करेंगे। वेल्डीफ नौजवान, ऊंचे कद का, वैमन किलर करैक्टर, अफेयर्स के साथ, लस्टी और फिर होटल चलाता है। 6 नंबर पर करैक्टर है रेडलमैन। ब्राउन चेक जैकेट, नॉर्मल कद, बाल सारे अनक्रैम्प्ड बिखरे हुए, बूट बड़े बड़े पहने हुए, सारे जिस्म पर सुर्ख रंग होता है। और प्रोफेशन क्या है? ये भेड़ों को सुर्ख रंग लगाता है।
शायद ट्रेडिशन है कि भेड़ों को सुर्ख रंग लगाने से कोई डिजीज नहीं आती, ओके, या सीजन जब आता है तो सुर्ख कलर लगा दिया जाता है, या जिन भेड़ों को वैक्सीनेट कर दिया जाता है उसको 7 कलर भी कर दिया जाता है, पता चल जाए कि ये वैक्सीनेट हो गई और ये नहीं हुई, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल इसका काम है एगडन हीथ में आवारा गर्दी करते रहना। कंधे पर एक गन है बोसीदा सी, हाथ में अक्सर खरगोश शिकार किया हुआ होता है, आंखें नीम खुली, सिंपल, सादा, राजी बा रजा, वेरी नाइस कैरेक्टर, रेडलमैन। क्लियर? रेडलमैन, रेड से याद रखेंगे, रेडलमैन। देन देयर आर सम माइनर कैरेक्टर्स, जैसे कि जॉनी ननसच एक कैरेक्टर है। जॉनी ननसच ये ज़रा बीमार रहता है और इसकी माँ को शक है, इसकी माँ का नाम सुसन ननसच है, इसकी माँ को ये शक है कि उसके बेटे पर, जॉनी पर, युस्टाशा ने कोई जादू कर रखा है। ओके, ये नियर अबाउट 11 और 12 ईयर ओल्ड है, 11-12 साल का लड़का है। 8 कैरेक्टर है चार्ली, सेहतमंद, ताकतवर, लेकिन ज़्यादा कल्टीवेटेड नहीं है। चार्ली वैसे काम करता है युस्टाशा के ही घर में, और चार्ली दूर दूर से स्ट्रॉन्ग एंड हॉट पैशन रखता है फॉर युस्टाशा। युस्टाशा को बहुत अंदर से चाहता है, लेकिन दूर, फर्स्ट सर्वेंट है, दूर से चाहता है। और 9 नंबर पर जो कैरेक्टर है, दिस कैरेक्टर इज एगडन हीथ। ये जो देहात है, दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर विद ऑल इंटेंशंस एंड विद ऑल कंटेंशंस, तमाम तर तवज्जो के साथ, इरादे के साथ और तमाम तर जिद्दोजहद के साथ। एगडन हीथ के ऊपर राइटर ने पूरा पहला चैप्टर लिख छोड़ा है। ओके, ऐसा लगता है जैसे जमीन बनी तो सबसे पहले एगडन हीथ स्टोन की सूरत में बनी थी। राइटर को यह शक पड़ता है। ओके, एगडन हीथ लंबे लंबे नहीं, ऊंचे नहीं, दूर तक फैले हुए लंबे लंबे ऐसे टीले हैं, सब्ज, जैसे कि आप इस्लामाबाद से मरी के मिड तक का सफर कर लें, ऊंचे पहाड़ अभी शुरू ना हुए हो, और दूर दूर तक फैले हुए छोटे छोटे पहाड़ हैं, टीले हैं सब्जे के, जिसके ऊपर ब्राउन कलर का घास भी है, ग्रीन कलर का घास भी है। क्लियर? दिस इज एगडन हीथ। So these are the characters. You have 5 minutes to revise these all characters. Then I will listen from you. और मैं देखूंगा कौन सा कैरेक्टर मुझे कौन सही बताता है। Okay, so now first of all you tell me, who is Clem? Clem is the son of Mrs. Joubright, 30 years old है, work at diamond shop in Paris, then return in Egdon Heath. Heath. Good, very good. Yes, you stand. Who is Thomason? Cousin of Clem and live in Mr. Joubright. Okay. And about her views? Hopeful and simple. And simple. Yes, you stand. Sarah, you tell me, who is Reddleman? रेडलमैन भेड़ों को कलर करता है रेड कलर का।
and that's it. उसकी अपनी शेप कैसी है, शक्ल सूरत कैसी है? ब्राउन कलर का कोट और बड़े बड़े शूज और घुंघराले लंबे बाल. नो, उसके सिंपल छोटे बाल हैं, सिंपल छोटे बाल and हर वक्त बस सुर्ख ही सुर्ख रहता है। सुर्ख. नेक्स्ट आप बताइए मुझे, हु इज युस्टाशिया वाई? She is the heroine of this novel. She is beautiful and she is beautiful. She lived with her grandfather and people यानी कि लोग इसको अच्छा नहीं समझते जिस भी महफिल में ये जाती है और लोग समझते हैं कि ये लोगों पे जादू कर देती है. गुड. वेल्डीफ सर, वेल्डीफ सर ये एक यंग मैन है, लस्टी है. उसके बाद सर इसके 2 अफेयर हैं, थॉमसन के साथ है और युस्टाशिया के, लिए युस्टाशिया को लाइक करता है. Okay, that's very good. You have told me well. First of all, very clear. Now, अपने बुक्स पर आपने कुछ नहीं लिखना, जस्ट आपने बात को गौर से सुनना है. सबसे पहली बात, बॉक्स में हमने कुछ एरोज के साथ 5 नेम लिखे हैं. क्लियर? क्या क्या नाम लिखे थे? रेडलमैन, फिर थॉमसन लिखा था, वेल्डीफ लिखा, युस्टाशिया और क्लेम. सारी कहानी इसी बॉक्स के अंदर है. बस ये बॉक्स वाले नाम याद रहेंगे तो समझे कि सारा कुछ याद रहेगा. रेडलमैन मोहब्बत करता है थॉमसन से. क्लियर? लेकिन थॉमसन मोहब्बत करती है वेल्डीफ से. वेल्डीफ लेकिन मोहब्बत करता है युस्टाशिया से. युस्टाशिया अटैच हो गई है, मोहब्बत करती है क्लेम से. वेरी सिंपल. ओके. रेडलमैन इन लव विद थॉमसन. थॉमसन किससे मोहब्बत करता है, करती है? वेल्डीफ. वेल्डीफ किससे मोहब्बत करता है? युस्टाशिया क्लेम से. ठीक है, इसको दोबारा एक बार याद करें. रेडलमैन थॉमसन से मोहब्बत करता है. थॉमसन कौन थी, कैसी थी? सिंपल ब्यूटी थी, होप भी थी उसके अंदर. क्लियर? और रेडलमैन कैसा था? गंदा, मैला, हर वक्त रंग सुर्ख रंग में रहता था. तो उसे थॉमसन ने रिजेक्ट कर दिया था उससे ना, कि ये कोई पर्सनैलिटी है. 2 साल गुजर गए, उसे रिजेक्ट कर दिया. थॉमसन मोहब्बत किससे करती है? वेल्डीफ से. वेल्डीफ ऊंची कद का, बड़े चेहरे वाला, पीछे घुंघराले बाल, तेज तरार, भागता दौड़ता कोई शख्स. और वो उससे मोहब्बत कर बैठी है. वेल्डीफ मोहब्बत करता है युस्टाशिया से, क्योंकि युस्टाशिया खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है और उसके पास मैनर्स हैं, उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं. और फिर युस्टाशिया वो आखिर में किसकी तरफ माइल होती है? वो है क्लेम. क्लेम आप जानते हैं, क्लेम ऊंचे कद का, लहराते हुए बालों के साथ, बड़ा कोट पहने हुए एक बड़ा आदमी है. ओके. अच्छा विजन भी रखता है कि वो एक प्राइवेट स्कूल खोलना चाहता है. ओके. लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ द डिटेल ऑफ द स्टोरी. नावल में सबसे पहले राइटर एग्डन हीथ के बारे में बताता है. एग्डन हीथ डार्कनिंग ग्रीनरी और ओवरहेड हार्जन के ऊपर हर वक्त चमकते हुए बादल, नीचे एटमॉस्फेयर कभी ब्राइट, कभी हवादार, तो कभी बारिश से बिल्कुल जलथल. ये एग्डन हीथ है. बड़े बड़े टीले, और यहाँ पर रहने वाले लोग फील करते हैं ये बहुत कदीम कोई जगह है, जैसे यूनिवर्स बनी थी, जैसे एस्ट्रोलॉजी वजूद में आई थी, सबसे पहले जैसे यही स्टोन बना हो एग्डन हीथ का. और दैट इज परमानेंट इन हर मूड्स, इन हर वेदर, इन हर ऑल ट्रीटमेंट्स. ये हमेशा की तरह सेम है, एक ही तरह की है एग्डन हीथ. एग्डन हीथ में हमें नजर आती है युस्टाशिया वाई. युस्टाशिया वाई एक पहाड़ से नीचे उतरकर
लहराती हुई ब्लू ड्रेस पहने हुए और जंग कलर का उसने दुपट्टा लिया हुआ है बड़ा सारा, और वो जाती है और एक जगह पर जाके ठहरती है, एग्डन हीथ की एयर को फील करती है और सोचती है कि ये जगह कितनी बुरी है रहने के लिए। ओके, शी इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। मैंने बताया कि लॉन्ग उसके ब्लैक हेयर हैं जो कि फर्टिलिटी की सिंबल हैं, और उसकी सूजी हुई बल्जिंग आइज़ हैं और इंतहाई शफाफ हैं, ऐसे जैसे आप आईना देख रहे हो। उसके लिप्स ऐसे ट्रिम्ड जैसे काट तराश के साथ उसके लिप्स बनाए गए हैं उसके। ओके, शी इज़ फर्टाइल लेडी बट शी इज़ सेल्फिश, वो सेल्फिश है। शी इज़ एम्बिशियस, लेकिन वो एम्बिशियस है, वो वैसी ही है जैसे कि फितरत ने उसे बनाया था। शी इज़ रॉ मटीरियल, शी इज़ ओरिजिनल समथिंग, वो ओरिजिनल है। और वहाँ पर लहराती हुई नजर आती है। शाम का मंजर नजर आता है, रात का मंजर है, टीलों के पहाड़ों के दरमियान में कहीं आग जल रही है, लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं, बोन फायर हो रही है, एक बूढ़ा आदमी गीत गा रहा है और युस्टाशिया वाय दूसरे आग के ढेर के करीब नजर आती है। तो यहाँ पर ठहरी हुई एक औरत जिसका नाम वैसे सूसन है, सूसन ननसच, वो देखकर कहती है युस्टाशिया वाय ये विच ये यहाँ पर आ गई है, ये लाजमी कुछ करेगी। सीन ओवर होता है, हमें युस्टाशिया वाय का थोड़ा सा ग्लिम्स मिला है। रोड पर जाती हुई एक बग्गी नजर आती है और बग्गी जा रही है, उसको रेडलमैन रोकता है। रेडलमैन रोकता है तो उसके अंदर से थॉमसन निकलती है और बात पता चलती है कि ये थॉमसन जा रही है अपनी मदर को लेकर वेल्डीफ की तरफ ताकि उसकी शादी तय हो जाए। यहाँ से वाक़यात का आगाज़ होता है। रेडलमैन को पहली न्यूज़ मिली है कि थॉमसन जो उसे 2 साल पहले रिजेक्ट कर चुकी है, वो अब वेल्डीव से ईगर है शादी करने के लिए और वेल्डीव से बातचीत जारी है और कोई डेट फिक्स हुई है, इस डेट पर शादी होनी है। वेल्डीव जब चर्च की तरफ जाता है फिर वो उज़र पेश करता है वेल्डीव कि वो शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिस जगह वो रहता है इस जगह इस चर्च में उसका नाम रजिस्टर्ड नहीं, जिसकी वजह से उसकी शादी यहाँ पर नहीं हो सकती। लेकिन वो इनकार इसलिए करता है बिकॉज ही इज इन बिटवीन ऑफ द टू कैरेक्टर्स। एक तरफ तो थॉमसन को उसने शादी का झांसा देकर उससे अपनी लस्ट पूरी की या उससे सड्यूस किया या उससे अपनी माशका बनाया, तो दूसरी तरफ ऑलरेडी उसका युस्टाशिया वाय के साथ एक ताल्लुक है, एक माशका है, एक अफेयर है अरसा दराज का, और युस्टाशिया वाय से ही इज रियली इम्प्रेस और वो उसको किसी तरह छोड़ना नहीं चाहता। गो को उसे पता है युस्टाशिया वाय के अंदर सेल्फिशनेस है, लेकिन उसकी फिजिकल ब्यूटी इतनी अच्छी है, शी इज एज सॉफ्ट एज द क्लाउड, वो इतनी सॉफ्ट है जैसे क्लाउड होता है, ठीक है। लेकिन वेल्डीफ जब रेडलमैन को ये सूरत हाल पता चलती है कि थॉमसन शादी करना चाहती है किसके साथ, वेल्डीफ के साथ, लेकिन वेल्डीफ शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसका एक और अफेयर है किसके साथ, और वो कंफ्यूज है, कभी युस्टाशिया की तरफ आता है तो कभी थॉमसन की तरफ। रेडलमैन युस्टाशिया को कहता है कि तुम इसे डिस्करेज कर दो। युस्टाशिया रेडलमैन को कहती है, रेडलमैन तुम तो बहुत चाहते हो थॉमसन को, तो मैं यूब्राइट से कहती हूँ उसकी माँ से कि वो तुम्हारी शादी कर देगी। रेडलमैन कहता है नो, शी हैज़ रिजेक्टेड मी 2 years बिफोर, नाउ आई वॉन्ट टू सी हर हैप्पी वेयर एवर शी इज़, जहाँ भी रहती है मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। तो तुम बस इतना करो कि तुम वेल्डीफ को डिस्करेज कर दो। युस्टाशिया वाय कहती है आई वॉन्ट टू गो इन पेरिस, और वेल्डीफ इज द ओनली वाय हु कैन टेक मी टू पेरिस। वेल्डीफ सिर्फ एक आदमी है जो मुझे पेरिस ले जाएगा। रेडलमैन कहता है कि हैव यू लिसन द न्यूज़ ऑफ क्लेम,
क्लेम पेरिस से आ रहा है और वहाँ पर डायमंड का कोई काम करता है। जब यूस्टाशिया वो आए सुनती है क्लेम के बारे में तो वो डिसाइडिंग पोजीशन पर जाती है। एक तो ये देखती है कि वेल्डीफ शादी करे, दूसरी तरफ वो देखती है कि थॉमसन क्यों रुल जाए, तीसरी बात ये देखती है कि रेडलमैन ही इज अ जेंटलमैन और ये बात कह रहा है और उसके बदले में ये भी मुझे इन्फॉर्म कर रहा है कि तुम्हारी डिज़ायर कोई और शख्स पूरी कर सकता है पेरिस जाने की। तो यूस्टाशिया वाई इस बात पर एग्री होती है एंड शी रोट डाउन अ लेटर टू वेल्डीफ और रेडलमैन वो लेटर लेकर जाता है तो वेल्डीफ एक ब्रिज पर ठहरा होता है। उस काउंट्री साइड में, उस एग्डन हीथ में एक नदी बड़ी गुजरती है, उसके ऊपर एक बड़ा पुल है। उस पुल पर वेल्डीफ ठहरा है, वो उसे लेटर देता है, लेटर वो पढ़ता है तो वेल्डीफ को लेटर में लिखा होता है कि वेल्डीफ नो फर्दर कम्युनिकेशन बिटवीन अस, फाइनल। वो डिसीजन देती है, वेल्डीफ उसे फाड़ कर फेंकता है, जाता है शादी की अनाउंसमेंट करता है और फिर शादी की तैयारियां और फिर थॉमसन के साथ शादी कर लेता है। यूस्टाशिया अलोन हो गई, अकेली हो गई। बोन फायर पर मुलाकात भी हुई फिर दोबारा वेल्डीफ के साथ व्हाट्सएवर, लेकिन अब यहाँ बात स्टोरी फिनिश होती है। एक बात हमारी ख़त्म हुई, एक इवेंट, थॉमसन और वेल्डीफ की शादी हो गई है। थॉमसन सोचती थी कि वो उसके ख्वाबों का शहजादा है, वो बहुत हैंडसम है, पैशनेट है, हॉट है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि लाइफ एंड द रियलिटी ऑफ लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम द रोमांस। रोमांस से डिफरेंट बात होती है रियलिटी, क्योंकि अब वो शख्स जिसके पीछे वो दीवानी थी, वो शख्स उसको वैसे ट्रीट नहीं कर रहा था, वैसे सेड्यूस नहीं कर रहा था, वैसे किस नहीं कर रहा था, वैसे लव नहीं कर रहा था, वैसे बाहों में नहीं लेता था, वैसे कोई बात नहीं करता था। उस शख्स के दिल में, दिमाग में तो वो औरत थी ही नहीं। ये एक रियलिटी थी। अब इस रियलिटी को फेस करते हुए उसने अपने रोमांस की उस सारी एब्सर्डिटी को छुपाने के लिए थॉमसन उसके साथ कंप्रोमाइज कर लेती है, उसके घर में रहती है, उसके साथ रहती है। क्लियर है ये बात? नाउ यूस्टाशिया, शी इज अलोन एंड वॉचिंग फॉर समवन who can take her to Paris, the glimmering Paris, the city, the land of lights. Clear? बग्गी आती दिखाई देती है, उस बग्गी में बैठे हुए हैं क्लेम, मिसेस यूब्राइट और फिर थॉमसन में भी। और क्लेम यहाँ पहुँचता है एग्डन हीथ में, बग्गी से नीचे उतरता है, पैदल चलना शुरू कर देता है और पैदल चलते हुए वो एग्डन हीथ की जो फिज़ा है उसके अंदर ब्रीदिंग करता है, सांस लेता है, लहराता है, खुश होता है। वो इस जगह को पसंद करता है, वो इस जगह के साथ रहना चाहता है, यहीं पर ज़िंदगी गुजारना चाहता है, इसी में काम करना चाहता है, समथिंग डिफरेंट करना चाहता है, लेकिन वो रहना एग्डन हीथ के साथ रहना चाहता है। उसे थॉमसन की शादी की न्यूज़ सारी मिलती है, शादी के कुछ मरहल रहते हैं, वो मरहल पूरे होते हैं, लेकिन जब क्लेम वहाँ पर पहाड़ों के दरमियान से आ रहा होता है तो धुंध जब हटती है तो सामने वो देखता है कि वहाँ पर एक वाइट कलर का पोनी हॉर्स ठहरा होता है, छोटी कद का हॉर्स ठहरा होता है, बड़े बकरे जितना एक मोटा सा वाइट कलर का हॉर्स है, उसके साथ ही एक खूबसूरत लड़की ठहरी हुई है। और वो उस लड़की को देखता है और कहता है गुड इवनिंग, और वो जवाब देती है यस। वो यस जो कहती है जिस अंदाज से, बस क्लेम जो है ना उसके अंदर डूब जाता है। बस फिर धुंध या बादल आता है और फिर यूस्टाशिया गायब हो जाती है। यूस्टाशिया ठहरी हुई थी और घर आता है, वो उस ड्रीम में चला जाता है, अपनी मदर से कहता है कि मुझे एक लड़की मिली। उसने जब यस कहा तो पूरी दुनिया की सॉफ्टनेस उसके अंदर थी, उसकी आईज ऐसी थी, वो इतनी प्यारी थी। और यूब्राइट उसकी बातें सुनती जाती है और उसके जहन के अंदर यूस्टाशिया का करैक्टर वाज़ेह होता जाता है
कि मेरा बेटा युस्टाशा की बात कर रहा है, जिस करैक्टर को यहाँ पर सबसे बुरा समझा जाता है वो एक सबसे अच्छे इंसान के साथ कोई फिर रिलेशन बनाने जा रही है। और यूब्राइट कह दिया द कर्स वॉज द डे, ये दिन कर्सिंग दिन था, सबसे बुरा दिन था। अब बात चलती है आगे। उस विलेज के लोग तैयारियां कर रहे हैं एक ड्रामे की, और उस ड्रामे में पोएट्री के अंदाज में कोई लड़ाई और कोई कोर्स, कोई इस तरह की चीज़ें, रिहर्सल जारी है। ये कलीम के आने पर, अराइवल पर उसको वेलकम कहने के लिए एक ड्रामा रचाया जा रहा है। इस ड्रामे की प्रैक्टिस जारी है कि युस्टाशिया वाय जाकर देखती है कि ड्रामे की प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। तो वहाँ पर ड्रामे में एक करैक्टर होता है, वो है चार्ली। चार्ली ड्रामे का करैक्टर होता है, वो मेरे ख्याल नाइट बना होता है, कोई जंगजू बना होता है। सर के ऊपर उसने एक टोपी रखी है, टोपी के साथ ही छोटे छोटे ऐसे बाल से गिरे हुए हैं, चेहरा वाज़ेह नज़र नहीं आता, हाथ में उसने तलवार पकड़ी हुई है और वो इस तरह फाइट कर रहा है। और ये ठहर कर युस्टाशिया देखती है ये किस तरह फाइट कर रहा है चार्ली। जब सारे रिहर्सल करके चले जाते हैं तो युस्टाशिया आती है, चार्ली को कहती है कि तुमने ये डायलॉग बोला था ना, वो डायलॉग बोल के दिखाती है। चार्ली कहते हैं तुम्हें कैसे याद हो गया इतनी जल्दी। वो कहती है आई वॉन्ट टू प्ले योर रोल इन द ड्रामा, फॉर दिस आई विल पे मनी। मैं तुम्हारा किरदार अदा करना चाहती हूँ ड्रामा में, और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। चार्ली उसकी आंखों में देखता है और कहता है नॉट मनी, योर हैंड 15 मिनट्स। वो कहता है पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा हाथ 15 मिनट के लिए। युस्टाशिया कहती है 5 मिनट के लिए। एग्री हो जाते हैं। यानी कि युस्टाशिया कहती है वो कैप जिससे चेहरा छुप जाता है वो पहनकर तुम्हारी जगह जंगजू मैं बनूंगी, ठीक है, और ये बात सीक्रेट रहेगी, और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। चार्ली कहता है इसकी जगह पर तुम मुझे अपना हाथ दे दो 15 मिनट के लिए। वो कहती है 5 मिनट के लिए। और युस्टाशिया अपना ग्लव वाला हाथ आगे बढ़ाती है तो चार्ली कहते हैं नॉट विद ग्लव, और वो ग्लव उतारती है। वो जब हाथ उसे देती है, उस हाथ को वो दोनों हाथों से आराम से पकड़ता है, दूसरा हाथ उसके ऊपर रखता है, उसकी नरमी को महसूस करता है, उस हाथ के मुलायम होने को महसूस करता है, वो फील करता है उस हाथ को, ऐसे जैसे कोई सी गॉडेस का हाथ उसके हाथ में हो। ये थी युस्टाशिया वाय, जिससे लोग पैसा लेना पसंद नहीं करते थे। उसकी खूबसूरती का आलम यह है कि लोग कहते हैं काम हो जाएगा, लेकिन अपना हाथ 5 मिनट के लिए हमारे हाथ पर रख दो। हर राइटर का खूबसूरती को बयान करने का अपना अंदाज है। शेक्सपियर आएगा, जब वो ब्यूटी को एक्सप्लेन करेगा तो कह देगा कि उसकी हीरोइन जो है ऐसे है जैसे खजाने से लदा हुआ जहाज हो, हीरे मोती जवाहरात हर चीज पड़ी है। थॉमस हार्डी का अंदाज देखें कि खूबसूरती को बयान करने के लिए कहता है कि लोग उससे हाथ मांगते हैं पैसे की बजाय, उसके हाथ को देखते हैं, छूते हैं, और जब वो हाथ छू रहा होता है उसकी माँ पीछे विंडो से देख रही होती है कि ये हो क्या रहा है, और वो समझते हैं फिर इसने जादू कर रखा है मेरे बेटे के ऊपर। और उस वक्त युस्टाशिया के हाथ में तलवार भी होती है, वो तलवार उसके सर के ऊपर से घुमा रही होती है वैसे मूड में आके। प्ले में हिस्सा किरदार अदा करती है कौन? युस्टाशिया वाय। और जब प्ले में वो एक्टिंग कर रही होती है उस वक्त कलेम बैठा होता है वहां पर। कलेम उन आंखों को पहचान लेता है, और वो जब बेहोश होकर नीचे गिरती है एक्टिंग करते हुए और वो बाहर की तरफ भागती है तो साथ ही कलेम पीछे भागता है, उसे जाके पकड़ता है और उसके चेहरे से कैप हटाता है, उसका चेहरा देखता है, और वो बस मोहब्बत का पहला इजहार होता है। पीछे से मिसेस यूब्राइट आ जाती है अपने बेटे के पीछे, और वहाँ से कहानी खुल जाती है। कलीम युस्टाशिया से इम्प्रेस हो गया है और उससे मोहब्बत करने लग गया है, और फिर नावल के अंदर बताया जाता है कि वो कभी वहाँ बैठे, कभी वहाँ बैठे, कभी वहाँ मोहब्बत की बातें, कभी वहाँ। और युस्टाशिया पूछती पेरिस कैसा है, कैसी सरजमीन है,
वहाँ कितनी रोशनी होती है, वहाँ पर डांस होता है, वहाँ पर क्लब होता है, वहाँ पर फ्लैट्स होते हैं, वहाँ पर वाइन होती है, वहाँ पर खुशबू होती है, वहाँ पर कितने कल्टीवेटेड लोग होते हैं। और जवाब में क्लेम कहता है वहाँ पर सड़ी हुई बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर गलियाँ हैं, लेकिन एग्डन हीथ में फूल हैं, एग्डन हीथ में खुली फिजा है, एग्डन हीथ में मोहब्बत है, एग्डन हीथ में चार्म है, एग्डन हीथ के अंदर नेचर है, जिंदगी है एग्डन हीथ के अंदर, इसके साथ रहना है। वो कहती है क्या हम पेरिस नहीं जाएंगे? वो कहते हैं पेरिस मेरा नहीं ख्याल। मायूस होती है, फिर वो उसे दिलासा देता है चलो कुछ अर्सा यहाँ रहेंगे फिर कभी जाएंगे। युस्टाशिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है, युस्टाशिया मोहब्बत में गिरफ्तार है पेरिस की। शी इज एम्बिशियस लेडी, और वो वहाँ जाना चाहती है, किसी तरह से जाना चाहती है, और उसको लेकर जा सकता है कौन? क्लेम। और क्लेम कहता है, युस्टाशिया कहती है, सोचती है दिल में मैं शादी कर लेती हूँ, मेरे पास नो अदर ऑप्शन। ये शख्स कितना सा यहाँ रहेगा, आखिर वहाँ जाएगा और मैं इसे कन्विंस कर लूँगी कि ये मुझे ले जाएगा पेरिस के अंदर। क्लियर? मिसेस यूब्राइट अप्रूव नहीं करती इस पेयर को और कहती है क्लेम यू मस्ट गो बैक टू पेरिस, तुम पेरिस वापस चले जाओ। युस्टाशिया इज नॉट अ गुड लेडी, उसके अफेयर्स भी पहले थे वेल्डीव के साथ, और वो सेल्फिश है और सारे उसे विच समझते हैं, और जो इस सोसाइटी के, इस देहात के, कंट्री साइड के नॉर्म्स और ट्रेडिशंस हैं उस स्टैंडर्ड्स पर वो पूरा नहीं उतरती। लेकिन क्लेम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, उन शफाफ आंखों को वो खोना नहीं चाहता, उन लिप्स को, उस नेक को, उस करैक्टर को वो कभी नहीं खोना चाहता। और वो एक दिन डिसीजन करता है और बताता है मदर तुम तो सुपरस्टिशियस हो, तुम तो पुराने ख्यालात की मालिक हो, मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर रहा था कि तुम भी मेरी माँ होकर ये सोचोगी। मैं यहाँ पर आई एम गोइंग टू ओपन अ प्राइवेट स्कूल ओवर देयर इन दिस ऑन दिस लैंड, आई विल टीच द फार्मर्स सन, मैं इन फार्मर्स के बच्चों को पढ़ाऊंगा, इनको तालीम दूंगा। और वो किताबें पढ़ता है, और किताबें पढ़ता है, खाने की टेबल पर भी वो किताब पढ़ रहा होता है। उसकी माँ कहती है ये पागलपन है, तुम वापस चले जाओ। डिसीजन, मैं युस्टाशिया से शादी करने जा रहा हूँ, और युस्टाशिया को कहता है कि हम शादी करेंगे और हम मिसेस यूब्राइट के घर नहीं रहेंगे। दूर नदी के किनारे पर वो एक घर बना लेते हैं दोनों मियाँ बीवी, और वहाँ रहना शुरू कर देते हैं, और प्लान करते हैं कि वो यहाँ पर एक स्कूल खोलेंगे प्राइवेट। और यहाँ पर आबादी जो हमें नज़र आती है वो आबादी कोई 200 से ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पर, या 150 से ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पर। तो इनको लिए एक स्कूल बनने जा रहा है, बहुत सारी किताबें होती हैं, वो किताबें वो वहाँ पर एक बड़े से तख्त के ऊपर रखता है, और उठता है तो सारी किताबों को ऐसे हाथ से छूते हुए जाता है, किताबें खोलता है, किताबें पढ़ता है। दिन होता है, वो किताबें पढ़ रहा होता है और युस्टाशिया उसके कंधे पर होती है। रात होती है, युस्टाशिया साथ लेटी होती है, वो बुक पढ़ रहा है। वो कहती है कि हाउ प्रिटी इज द पेरिस, हाँ बहुत खूबसूरत है। युस्टाशिया उठती है और उठकर खिड़की से चांद को देखती है, कहती है चांद कितना खूबसूरत है, और इस पेरिस में भी इतनी खूबसूरती के साथ ये चमक रहा होगा। कैसे? क्लेम किताब पढ़ते हुए कहता है हाँ सेम होगा, लेकिन वहां पर तुम देखोगी तो तुम्हें सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आएंगी, तुम्हें चांद नजर नहीं आएगा। क्लियर? अब यहां पर फिर देखिए ह्यूमन सिचुएशन, रोमांस, लव, रिलेशनशिप, ये अट्रैक्शन, ये सारी चीजों का फिर एक नया कॉम्बिनेशन बन रहा है। युस्टाशिया की डिजायर कायम है, क्लेम की भी डिजायर कायम है, ही वांट टू लिव ओवर देयर। और आफ्टर दिस व्हाट हैपन्स, एक दिन मिस्टर क्लेम उठता है,
किताब पढ़ रहा होता है तो उसकी आंखों से लफ्ज़ ब्लर होना शुरू हो जाते हैं। लफ्ज़ ब्लर होते हैं, वो कहते हैं लाइट नहीं है, लाइट कहाँ है। फिर देखता है लफ्ज़ ब्लर होते हैं उसके आगे, यानी कि मध्यम होते हैं। एकदम उसके आगे लफ्ज़ बिल्कुल ही मध्यम हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं ना, तो वो ज़ोर से चीख कर उठता है युस्टाशिया, और बाहर आता है और कहता है युस्टाशिया आई कांट सी, मैं देख नहीं सकता। व्हाट, मैं कांट सी। वो सेमी ब्लाइंड हो जाता है, 100% ब्लाइंड, ब्लैक नहीं होता, सेमी ब्लाइंड हो जाता है। यानी कि यहां तक कि उसे आगे पीछे करने के लिए किसी बंदे का सहारा चाहिए। ओके, तो युस्टाशिया जब उसको गले लगाती है तो युस्टाशिया की आंखों से पता चलता है कि युस्टाशिया क्या क्या सोच रही है। हैंडसम, खूबसूरत नया हस्बैंड, ब्लाइंड। इसके ब्लाइंड होने के साथ साथ पेरिस ब्लाइंड, पेरिस नहीं जा सकती, उसके सारे ख्वाब एम्स टूटते हैं, उन आंखों से सोच रही है, उसे रास्ता नहीं मिलता। वो उसके लिए अरेंजमेंट करती है, कुछ उसे सहारा देती है, लेकिन उसके जहन में पेरिस अभी भी मौजूद है और उसको लगता है, वो मायूस हो जाती है, वो पेसिमिस्टिक हो जाती है, उदास हो जाती है, सैड हो जाती है कि उसके सारे एम्स टूट गए हैं। मिसेस यूब्राइट सोचती है कि मुझे अपने बेटे के साथ दोबारा रिकाउंसल कर लेनी चाहिए, मिल लेना चाहिए, आखिर मेरा बेटा है। क्लियर? कौन सोच रही है? मिसेस यूब्राइट। थॉमसन मिसेस यूब्राइट के पास आती है, कुछ पैसे चाहिए। क्लियर? यूब्राइट कहती है मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। यूब्राइट डिसाइड है, वो सारी अपनी जायदाद के पैसे सारे इकट्ठे करके और वो 2 हिस्सों में तकसीम करके, एक हिस्सा क्लेम के लिए, एक हिस्सा थॉमसन के लिए, इकट्ठे करके एक शख्स को बुलाती है, क्रिश्चियन कैंटल उसका नाम होता है। कैंटल को बुलाकर कहती है कि ये पैसे तुमने थॉमसन को देने हैं, ये पैसे जाकर देने हैं किसको? क्लेम को। वो कैंटल ने उस दिन लॉटरी जीती होती है, उस दिन क्योंकि लॉटरी जीती होती है तो उसको ये यकीन होता है कि दैट इज द लकी डे फॉर हिम, ये दिन बड़ा अच्छा है। आगे वेल्डीफ बैठा होता है, वो वेल्डीफ से मिलता है तो वेल्डीफ से कहता है आ खेलना है जुआ मंगपत्ता, तो दोनों बैठ के डाइस गेम खेलना शुरू कर देते हैं, जुआ खेलना शुरू कर देते हैं। कौन कौन? कैंटल। और कैंटल सारे पैसे हार जाता है। किसके पैसे? अब किसके पैसे हैं? क्लेम और थॉमसन के। और वेल्डीफ वहां पर पहुंच जाता है, उसे पता चलता है कैंटल सारे पैसे हार गया है वेल्डीफ से, जो कि थॉमसन के भी थे, और वो उससे जुआ खेलता है रेडलमैन, और फिर रेडलमैन उससे जुआ सारा जीत जाता है, पैसे जीत जाता है। किससे? वेल्डीफ से। पैसे जब जीत लेते हैं तो आउट ऑफ रप्चर, आउट ऑफ हैप्पीनेस, वो सारे के सारे पैसे जाकर थॉमसन को दे देता है, ये लो। क्लेम को तो पैसे देना ही भूल जाता है। मिसेस यूब्राइट उठती है और सोचती है कि मैं अपने बेटे के पास भी जाती हूँ, रिकाउंसल भी करती हूँ, और उससे ये भी पूछती हूँ कि उसको पैसे मिल गए कि नहीं मिल गए। और दूसरी बात ये थी कि अब उसे ये पता चला था कि ब्लाइंड हो गया है क्लेम। उधर से युस्टाशा देखती है कि उसका हस्बैंड ब्लाइंड हो गया है, तो उसको कहीं फिर वेल्डीफ मिल जाता है। वेल्डीफ उसे फिर दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और दोबारा फिर वो प्लान करना शुरू करते हैं, मिलना मिलाना शुरू होता है, और वेल्डीफ युस्टाशा को उसके घर में भी मिलने आ जाता है। अब यहाँ पर यूब्राइट आती है। जब यूब्राइट आती है, मुख्तलिफ वीरानों से गुजरती हुई, सब्ज़े के मैदानों से गुजरती हुई जब पहुँचती है, तो उस वक्त क्लेम सोया होता है नीचे ज़मीन पर, कलीन पर। उस वक्त युस्टाशा और वेल्डीफ घर में मौजूद होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं, फर्दर प्लानिंग कर रहे होते हैं। यूब्राइट दस्तक देती है, अंदर से युस्टाशा और वेल्डीफ डर जाते हैं। युस्टाशा आके पैन के अंदर से, एक टूटा हुआ पैन होता है, खिड़की का, विंडो का टूटा हुआ एक पैन है, शीशा है, शीशे के अंदर से देखती है यूं करके,
और यूब्राइट जो सामने ठहरी होती है उसकी निगाह पड़ती है कि उसे युस्टाशा देख रही है, दरवाज़ा लेकिन नहीं खोल रही। वो उसको कहती है वेल्डीव को कि तुम पीछे वाले दरवाजे से भाग जाओ। वेल्डीव पीछे वाले दरवाजे से भागता है, थोड़ी देर हो जाती है और दस्तक जब होती है उस वक्त एक बार आंख खुलती है क्लेम की भी, और क्लेम कहता है मदर, फिर सो जाता है। और जब युस्टाशा आती है, दरवाज़ा खोलती है तो यूब्राइट भी जा चुकी होती है, दूर वो वहाँ पर जाती हुई दिखाई देती है। युस्टाशा दरवाज़ा बंद कर लेती है। यूब्राइट डिसहार्ट हो जाती है कि उसके बेटे ने दरवाज़ा ही नहीं खोला, कितना क्रूवल हो गया है। और उसकी बहू भी सामने से देख कर गई है लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला उसके लिए। डिसहार्ट होती है, गिरती है और उसे वहाँ पर एक स्नेक डस लेता है, एडर स्नेक डस लेता है उसे। और वहाँ पर वो जोनी नंसच पहुँच जाता है। वो उससे बातचीत करता है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो कहती है माई हार्ट इज़ ब्रोकन, मेरे बेटे ने मुझसे बात तक नहीं की तो मैं बहुत डिसहार्ट हो गई हूँ, ये बात कहता है। और वो कहती है आई हैव सीन अ विच थ्रू द विंडो पैन, मैंने एक चुड़ैल का चेहरा देखा है विंडो पैन के अंदर से। और वहाँ पर दम तोड़ती है। तो उस वक्त जॉनी नंसच भी वहाँ पर होता है, उसकी मदर भी वहाँ पर ठहरी होती है। उसकी मदर को तो पहले ही शक होता है कि उसके बेटे के ऊपर जादू करती है। अब उसने मरते हुए भी ये कहा है कि उस पैन के अंदर मैंने एक विच देखी है। अब यहाँ पर वो पीछे लड़का भागते हुए जाता है और जाकर क्लेम को बताता है कि यस कम ऑन, योर मदर इज गोइंग टू डाई, तुम्हारी माँ मरती जा रही है, मरने जा रही है। तो वो जब आता है तो माँ शायद पहले मर चुकी होती है या उसके बाजू के अंदर, क्लेम के बाजू के अंदर मर जाती है, लेकिन वो कोई चीज़ बोल नहीं पाती। किससे? क्लेम से। जॉनी नंसच बताता है, वो कहता है कि उसने आखिर में कहा था कि मेरा बेटा मुझसे बात तक नहीं करना चाहता, मेरा दिल टूट गया है, और उसने खिड़की के अंदर से एक विच देखी है। जब ये बात करता है जॉनी, किसको? क्लेम को। क्लेम भागता हुआ जाता है गुस्से में घर और कहता है कि जब मेरी माँ आई थी तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोलना था। ये लड़ाई हो रही होती है तो बाहर उसे ये भी बताया जाता है, क्लेम को रेडलमैन बताता है कि वेल्डीफ का भी तुम्हारी बेगम से कोई ताल्लुक है। वो अंदर आता है, पूछता है, वो कहता है कि हु वॉज इन द हाउस? दैट वॉज वेल्डीफ, आई विल किल यू। वो कहते मुझे मारना है, मार डालो मुझे। दैट इज नेचर, दैट इज ट्रूथ, ये सच है। और अगर तुम सच सुनने की कोशिश करोगे तो हर चीज सफाउल हो जाएगी, ठीक है? जो चीज तुम सच को सुनने की कोशिश करो, सच सफाउल कर देगा, तबाह गला सड़ा देगा हर चीज को। और वो वहां पर झगड़ा होता है और उसे कहता है गेट आउट फ्रॉम दिस। गेट आउट क्या? युस्टाशा खुद अपना सामान उठा के चली जाती है अपने ग्रैंडफादर के पास, बग्गी में बैठकर। एक आदमी जो कि वहां पर लकड़ियां काटता है वो क्लेम को मिलता है और क्लेम उससे पूछता है तुम कैसे लकड़ियां काटते हो, क्या करते हो? उससे बातचीत होती है तो क्लेम भी जंगल की लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। क्लेम एग्डन हीथ के अंदर टूटी हुई, उजड़ी हुई लकड़ियां इकट्ठी करता है और बेचता है। क्लेम का वो पेयर बन गया है, दोस्त बन गया है। क्लेम एग्डन हीथ के अंदर नजर आता है लकड़ियां इकट्ठी करते हुए, लकड़ियां काटते हुए, लुकिंग लाइक नेचुरल, लुकिंग लाइक द पार्ट ऑफ एग्डन हीथ। एग्डन हीथ का पार्ट नजर आता है आपको। थॉमसन क्लेम के पास आती है, क्लेम मैं भी तो कंप्रोमाइज कर रही हूं, तुम्हें बहादुरी के साथ कंप्रोमाइज करना चाहिए। अब उसे लेटर लिखो, उसको वापस बुलाओ। क्लेम मान जाता है, लेटर लिखता है। युस्टाशा की मुलाकात हो जाती है वेल्डीव के साथ, प्लान तैयार हो जाता है। वेल्डीव को बहुत ज्यादा पैसा मिल गया है जायदाद में से। वेल्डीव कहता है युस्टाशा आई विल टेक यू टू पेरिस, मैं तुम्हें ले जाऊंगा पेरिस में, आई हैव नाउ रिसोर्सेस। वो कहते ठीक है, फिलहाल रात फिलहाल टाइम पर हम दोनों भाग जाएंगे। पूरे इलाके पर बादल छाया हुआ है, बारिश जल थल बरस रही है और इस वक्त
कोई भी रोड पर नहीं है, हर शख्स अपने अपने घर में है। और ये यूस्टाशिया के ग्रैंडफादर घर पर हैं, जाग रहे हैं, दरवाज़ा बजता है, लेटर मिलता है। किसका लेटर है? क्लेम का। लेटर वो रख देता है फायरप्लेस के ऊपर और ढूंढने जाता है यूस्टाशिया को। यूस्टाशिया को जब देखता है तो वो तो घर से बाहर निकलकर सामने जा रही होती है। काला स्याह बादल, इंतहाई बिजली चमक रही है, बारिश धड़ाधड़ हो रही है और हर जगह थंडरिंग ही थंडरिंग है। सारा इलाका जल थल है पानी से। मिडनाइट है और उसमें यूस्टाशिया चलते हुए जा रही है पुरसकून, ओके, भीगती हुई जा रही है सरजमीन पर। और उसको देखता है उसका ग्रैंडफादर, वो कर्नल, उसको देखता है रेडलमैन, ये कौन जा रहा है? यूस्टाशिया। उसको देखता है क्लेम, उसको देखता है जॉनी नॉनसच, उसको दूसरे मेंबर देखते हैं कि पूरे इलाके में यूस्टाशिया जा रही है अकेली। हर शख्स सोचता है कि ये विच है, ये क्या है, कहाँ जा रही है। दूसरी तरफ देखा जाता है तो आ रहा है एक बग्गी लेकर, कौन? वेल्डीफ, वो चलता बग्गी। दो चीजें सारा गांव देख रहा है दूर टीलों पर चलते हुए। तो क्लेम निकलता है, रेडलमैन निकलता है, जॉनी नॉनसच निकलता है, सारे करैक्टर बाहर निकलते हैं और वेल्डीफ को रोक लेते हैं। वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे हो? वेल्डीफ बैठा देख रहा होता है कि ये लोगों को क्या जवाब दो। सामने ब्रिज के ऊपर ठहरी होती है, कौन? यूस्टाशिया। बिजली चमक रही है, बादल बरस रहे हैं, नीचे से नदियां बह रही हैं, फुल नदी बह रही है और इस बारिश के अंदर वो अपनी डिजायर लेकर ठहरी हुई है। जिस तरह के एग्डन हीथ अपनी सारी डिजायर इंटेंशन कंटेंशन के साथ है, वैसे ही वो लड़की पूरी स्ट्रगलिंग स्पिरिट के साथ ठहरी हुई है, अपना पूरा एम लिए ठहरी हुई है। उसने पेरिस जाना है, उसके पास रिसोर्स है, उसके पास वेल्डीफ जैसा हॉर्स है, उसने उसके ऊपर सवार होना है और वो ब्रिज पर ठहरी है। यहाँ पर एक ब्लाइंड शख्स है जिसका उसके साथ रिलेशन है, ताल्लुक है, उसकी वाइफ है। वो दूर से उसे देख रहा है कि पुल के ऊपर यूस्टाशिया और विच कौन ठहरा हुआ है, और वेल्डीफ से पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। बस एक नज़र पड़ती है, जब दूसरी नज़र में देखते हैं कि वो यूस्टाशिया, पुल पर यूस्टाशिया नहीं होती और यूस्टाशिया पानी के अंदर गिर गई होती है, नदी के अंदर गिर जाती है। यूस्टाशिया बह रही है, वेल्डीफ बग्गी से नीचे उतरता है, कॉर्ड से वो भागता है और भागकर वो उस नदी के अंदर छलांग लगा देता है। यूस्टाशिया पानी के अंदर बह रही है, लेकिन यूस्टाशिया पानी के अंदर डूब नहीं रही, पानी के अंदर तैर रही है। विचेस के बारे में ये ट्रेडिशन है कि विचेस को अगर पता करना हो कि दैट इज विच और नॉट विच, तो विच को पानी में डाला जाता है। अगर वो डूब जाए तो विच होती है, ना डूबे तो, तैरे तो, फ्लोट करे ऊपर तो कहते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग है, ओके। लेकिन वो वहां पर तैर रही है और वेल्डीफ उसको देखता है कि वो तैरती हुई जा रही है, गुटकियां खाती हुई। वेल्डीफ पीछे छलांग लगाता है, वेल्डीफ के पीछे क्लेम छलांग लगा देता है, क्लेम के पीछे रेडलमैन छलांग लगा देता है। सारे नदी में और रेडलमैन बारी बारी सबको बाहर निकाल के आता है, क्योंकि रेडलमैन स्ट्रांग होता है और वो सारा दिन इन चीज़ों के दरमियान में रहता है, तो उसको जंगलिंग का और एग्डन हीथ की नेचर का, फितरत का पता होता है। यूस्टाशिया मर जाती है, वेल्डीफ उसके पीछे मर जाता है और क्लेम बच जाता है। और फिर थॉमसन को रियलाइज हो जाता है हु इज ट्रू लवर, और फितरत सारी राजी ब रजा हो जाती है सिंपल ग्रेस के अंदर, सिंपल रोमांस के अंदर। और फिर और फिर रेडलमैन नहाता है, बल्कि वो नहा कर ही आया होता है, उसका सारा रंग उतर जाता है, वो रेडलमैन का काम छोड़ देता है। अब वो भेड़ ही नहीं रखता बल्कि अपने फादर वाला प्रोफेशन अपना लेता है, वो मिल्कमैन बन जाता है। उसके बाल अब क्रैम्प्ड हैं, बने हुए हैं, ही इज लुकिंग क्वाइट ब्यूटीफुल, और पूरे देहात के लोग इकट्ठे हैं, डांस कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं और कहते हैं ये सबसे खूबसूरत पेयर है। क्लियर? और क्लेम वो ठहरा हुआ है पहाड़ के ऊपर, 10-12 लोग बैठे हुए हैं दूर दूर पहाड़ पर,
और वो वहाँ पर एक मजहबी सरमन दे रहा है, मजहबी एक लेक्चर दे रहा है और बता रहा है गॉड क्या है, इंसान क्या है, विल क्या है, स्ट्रगल क्या है, जो गॉड के खिलाफ जाता है वो क्या है, जिसके हाई एम्बिशंस होते हैं वो उसका क्या होता है। वो इस तरह के सरमन दे रहा है और विदाउट एनी ब्रेक वो दिए जा रहा है, बोले जा रहा है, कहे जा रहा है, कन्वेंशनल तरीके से लेक्चर दे रहा है वो। और फिर इस तरह से दिस नावल इज गोइंग टू एंड। क्लियर? नावल एंड हो जाता है, लेकिन हमारी लड़ाई हो जाती है बहुत सारी चीज़ों से। ठीक है, आइए अब हम आर्गूमेंट करते हैं, फोकस करते हैं कि फर्दर हमने क्या डिस्कशंस करनी है, इस नावल को पढ़कर हम क्या फील करते हैं, कौन से नई जहतें, कौन से नई क्वेश्चंस, कौन से नई फीलिंग्स, आर्गूमेंट्स हमारे जहन के अंदर, कौन से नए झगड़े शुरू होते हैं। सिचुएशन ऑफ ह्यूमन। एग्डन हीथ के अंदर थोड़े से लोग दिखाए गए हैं, 12 या 20 या 25 लोग। जिस तरह एग्डन हीथ के अंदर ये 20 पीपल सरवाइव करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, मोहब्बत करते हैं, नफरत करते हैं, बेयर करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं। पूरी कायनात में तमाम इंसान ऐसे ही सरवाइव करते हैं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द यूनिवर्स। एक छोटी सी प्लेस में इंसानों को स्कैटर करके राइटर ने टॉस किया है, कुछ करैक्टर फेंके हैं एक छोटी सी जगह पर, एक नेचुरल जगह पर, एक फितरती एग्डन हीथ के अंदर, और फिर दिखाया यहाँ पर इंसान सरवाइव कैसे करता है और फिर उस चीज़ से सिंबलाइज करता है। एग्डन हीथ इज द सिंबल ऑफ नेचर। हम तमाम लोग नेचर के साथ किस तरह अपनी आजमाइश में रहते हैं, किस तरह उससे स्ट्रगल करते रहते हैं, फाइट करते हैं। ह्यूमन सिचुएशन दिखाई गई है। ह्यूमन सिचुएशन में दिखाया गया है कि हमारे अट्रैक्शंस क्या हैं, हमारी प्रेफरेंसेस क्या हैं। ये बातें हम सारी, पूरा नावल ह्यूमन सिचुएशन ही है। चाहे किसी छोटे छोटे वाक्य को पकड़ेंगे, चाहे बड़े से बड़े। अगर यूनिवर्सिटी आपसे क्वेश्चन करेगी, बताइए इस नावल के अंदर ह्यूमन सिचुएशन को बयान किया गया है, तो अगर आप चार्ली और युस्टाशिया का वाक्य लिखेंगे तो वो भी ह्यूमन सिचुएशन है। अगर रेडलमैन और थॉमसन की मोहब्बत लिखेंगे तो देन दैट इज आल्सो ह्यूमन सिचुएशन। अगर पूरे एग्डन हीथ का ताल्लुक लिखेंगे मुख्तलिफ कैरेक्टर से, दैट इज आल्सो ह्यूमन सिचुएशन। हर पहलू से ह्यूमन सिचुएशन तो होती ही है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक इज पेसिमिज्म। इसमें मायूसी है। किस चीज की मायूसी है? कि फेट इज नॉट गोइंग गुड, फेट इज नॉट डूइंग गुड, कि फेट अच्छा नहीं कर रही, किस्मत हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही। राइटर के व्यूज पेसिमिस्टिक हैं। राइटर देखें युस्टाशिया, जो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग विल एम्बिशियस एक करैक्टर था, उसकी ट्रेजेडी दिखाता है। उसको जीतते हुए नहीं दिखाता, उसको उसकी मंजिल पर जाता हुआ नहीं दिखाता। वेल्डीफ को उसके साथ भागने का मौका नहीं मिलता। और देखें पेसिमिस्ट इसलिए भी है कि यूब्राइट की डेथ दिखाता है, उसको नेचुरल ऑब्जेक्ट ने डस लिया है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये नेगेटिविटी है, ये पेसिमिज्म है, मायूसी है, पॉजिटिविटी नहीं है इसके अंदर। तो राइटर पेसिमिस्ट है। राइटर पेसिमिस्ट है अबाउट गॉड्स। वो इस दुनिया के देवताओं के ऊपर के हवाले से पेसिमिस्ट है। अगर इस दुनिया के अंदर कोई देवता है, कोई देवता अगर इस दुनिया को चलाता है, तो उस देवता के हवाले से थॉमस हार्डी पेसिमिस्ट है। ही इज नॉट बिलीविंग, ही इज थिंकिंग दैट दिस यूनिवर्स इज द गॉडलेस यूनिवर्स। ये बगैर खुदा के यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स का कोई खुदा नहीं है। इफ देयर इज समथिंग दैट इज नेचर एंड दिस नेचर इज ब्लाइंड।
वो कहता है यहां पर गॉड नहीं है, यहां पर नेचर है, और नेचर क्या है? ब्लाइंड नेचर है। जिसको चाहे फेवर्स दे दे, जिसको चाहे हार्म्स डैमेजेस दे। यूबराइट एक अच्छी करेक्टर था, उसको क्यों स्नेक ने डसा है? दिस इज द क्वेश्चन। युस्टाशा, यस, युस्टाशा वाज सेल्फिश, वाज ही नॉट नेचुरल? दैट्स द क्वेश्चन। क्या वो नेचुरल नहीं थी? यस शी वाज। और उसके अंदर एक विल थी, तो क्या विल गॉड को नापसंद है? क्या एम्बिशियस होना गलत है? दिस इज द क्वेश्चन नाउ। सो दैट वाज द विल। विल का नेचर के साथ, विल का गॉड के साथ क्या क्लैश है? दिस इज द क्वेश्चन। तो थॉमस हार्डी इज पेसिमिस्ट, वो हमेशा मायूस कुन रवैया, देयर इज नो होप, देयर इज डेथ, डिग्रेडेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज ओवर देयर। लेकिन थॉमस हार्डी, बड़ी बात यह है, ही इज पेसिमिस्ट अबाउट गॉड। गॉड के हवाले से पेसिमिस्ट है कि गॉड अकॉर्डिंग टू हिम इज आइडल, वो बहुत सुस्त है, बेकार है। क्योंकि दिस इज द विजन, ये ख्याल किया जाता है इसका इस नावल पढ़ने के बाद कि गॉड हैज क्रिएटेड अस ऑन हिज ओन इमेज। गॉड ने हमें अपनी ही शक्ल सूरत खदोखाल के ऊपर क्रिएट किया। एक ये बात, अगर उसने हमें क्रिएट किया अपने ही खदोखाल के ऊपर, तो अगर हम एम्बिशियस हैं तो उसको क्या इतराज है? क्योंकि उसी के खदोखाल पर तो हम हैं। अगर हम सेल्फिश हैं तो फिर वो पनिशमेंट करता है, उसी के खदोखाल पर तो हैं। अगर हम करप्ट हैं तो वो भी ऐसा है। दिस इज द क्वेश्चन नाउ। या फिर ये बात है, वी हैव क्रिएटेड गॉड ऑन आवर ओन इमेज। दूसरा ऑप्शन अब ये आ जाता है कि नहीं, हमने देवता को बनाया है अपनी ही खदोखाल के ऊपर, अपनी ही शक्ल सूरत के ऊपर, अपनी ही विल के साथ, अपने ही डिजाइन, हम जिस तरह चाहते थे, हमने अपने विजन और इमेज को सामने रखते हुए गॉड क्रिएट किया है। नहीं समझ आ रही मेरी बात? भाई गॉड सबको, देवता जो है ज्यूस देवता, और ज्यूस देवता को जानते हैं? नहीं जानते। ज्यूस भी एक देवता है कुछ लोगों का, ज्यूस भी देवता है यूनान वालों का। ज्यूस देवता सबको रोजी रोटी देता है, खाना पीना देता है। ज्यूस देवता के मुफ्त के अंदर, ओरेकल के अंदर चंदे का डब्बा भी रखा हुआ है। दिस इज अ क्वेश्चन कि ज्यूस देवता आपको कुछ खाने को देता है या आप उसे देकर आते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन। गॉड ने आपको क्रिएट किया या आप उसकी तबलीग कर करके उसे क्रिएट करते हैं? मैं सिर्फ आप लोगों की कल्चर की, रिलीजन की बात नहीं कर रहा, हमारा तो सच्चा मजहब है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बाकी रहते हैं। ठीक है, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं। तो यहां पर देवता का यह मामला, अब राइटर पेसिमिस्ट है गॉड के हवाले से। वो कह रहे या तो गॉड है ही नहीं देवता, अगर है तो ब्लाइंड है, वो अच्छे के साथ बुरा कर रहा है, अच्छे के साथ बुरा भी कर देता है, बुरे को छोड़ भी देता है। क्लियर? ओके। नाउ लेकिन थॉमस हार्डी ह्यूमन बीइंग के हवाले से पेसिमिस्ट नहीं है। मजे की बात यह है, वो फेट से, फेट के ऊपर पेसिमिस्ट है कि फेट इंसान को नुकसान देती है। चांस के ऊपर पेसिमिस्ट है, देवता के ऊपर पेसिमिस्ट है, लेकिन इंसान की स्ट्रगलिंग स्पिरिट पर उसका ईमान है, उस पर वो होपफुल है। क्लियर? इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप कि ह्यूमन बीइंग के लिए हवाले से किस तरह होपफुल है? कैसे पता चला? कोई एक कैरेक्टर बताएं। युस्टाशिया के अंदर विल थी, वो आखिरी दम तक स्ट्रगल करती रही है, वो मर गई है जी। रेडलमैन के अंदर विल थी कि थॉमसन खुश रहे। हाँ, तो युस्टाशिया इज अ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल। तो उसके अंदर विल थी,
एम्बिशियस थी और मर गई है, लेकिन विल उसकी कायम रही है। तो इंसान मर जाता है लेकिन उसकी स्ट्रगलिंग पोजीशन स्पिरिट कायम रहती है। तो इंसान के ऊपर पेसिमिस्ट नहीं है। बात फाइनल हो गई। थर्ड, रोल ऑफ फेट एंड चांस। इस पूरे नावल के अंदर हमने फेट का रोल देखना है और फिर चांस। बाय चांस कहते नहीं ये हो गया, ये वही वाला चांस है, ठीक है। किस्मत क्या क्या करती है, और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जैसा कि आप कहते हैं कि युस्टाशा को ये किस्मत थी कि उस वक्त बारिश शुरू हो गई, बादल आ गए, युस्टाशा मर गई। ये किस्मत थी कि युस्टाशा को वेल्डीव फिलहाल जगह पर दोबारा मिल गया और उन्हें दोबारा प्लान पेरिस का कर लिया। ये किस्मत थी कि रेडलमैन को फिलहाल शख्स ने आके बताया कि कैंटल जुआ हार गया है, वो जीत के पैसा सारा उधर दे आया। ये किस्मत थी कि क्लेम उठा नहीं, दरवाज़ा खोला नहीं, यूब्राइट अंदर आई नहीं। ये किस्मत थी युस्टाशा ने दरवाज़ा खोला, यूब्राइट जा चुकी थी और रास्ते में स्नेक ने उसे डस लिया, किस्मत थी। ओके, तो ये चीदा चीदा आपने इंसिडेंट बताने हैं, चीदा चीदा इंसिडेंट बताने हैं आपने कि फेट कहाँ कहाँ है। वैसे तो हर चीज़ फेट होती है। मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ, फेट है। फिलहाल शख्स का अवान अपान के अंदर, अवान टाउन के अंदर एक्सीडेंट हो गया। अगर वो घर में उसका ख्याल था कि मैं पानी का गिलास पी कर जाऊँ, फिर उसने कहा चलो मैं वापस आके पीऊँगा, अगर पानी का गिलास पीता तो वो सफ़ेद गाड़ी उस लम्हे वहाँ से गुजर जाती। वैसे तो हमारा हर स्टेप भी किस्मत है ना, लेकिन आपने इस नावल में चीदा चीदा किस्मत के इंसिडेंट उठाकर वो लिख कर देने हैं, तो आपका सवाल ठीक होगा, आसान है। रोल ऑफ एग्डन हीथ। एग्डन हीथ का क्या रोल है? एग्डन हीथ परमानेंट है। एग्डन हीथ किसी भी तब्दीली को पसंद नहीं करती। एग्डन हीथ हर उस शख्स को पसंद करती है, अपने पास रखती है जो उससे मोहब्बत करता है और नेचुरल रहता है। जो भी सिंपल नहीं, एम्बिशियस है, एग्डन हीथ उसके साथ बुरा करेगी। युस्टाशा जाना चाहती थी बाहर, तो एग्डन हीथ ने उसे बाहर नहीं जाने दिया, उसको डेथ दी है उसने। वेल्डीव बाहर लेकर जाना चाहता था, एग्डन हीथ ने उसको डेथ दी है। क्लेम स्कूल खोलकर एक नया ट्रेंड लाना चाहता था, उसको पनिशमेंट दी है नेचर ने, लेकिन वो उस नेचर से मोहब्बत करता था एग्डन हीथ से, उसने उसे फर्ज कटर बना दिया, उसने लकड़ियां चुनने वाला बना दिया, रखा उसे उसने अपने पास। एग्डन हीथ ने पनिशमेंट दी, लेकिन सवाल उस वक्त खड़ा हो जाएगा जब आप पूछेंगे यूब्राइट का क्या कसूर था, एग्डन हीथ ने उसे सजा क्यों दी, डेथ क्यों दी? दिस इज अ क्वेश्चन नाउ बिगेस्ट, कि यहां क्या हुआ था कि उस कैरेक्टर को यहां एग्डन हीथ ब्लाइंड थी। यस, एग्डन हीथ ब्लाइंड है। एग्डन हीथ द सिंबल ऑफ नेचर। एग्डन हीथ ब्लाइंड है, नेचर ब्लाइंड है। नेचर ब्लाइंड है, वो नहीं देख रही किसको सजा देनी है। बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मट्टी है, खो जाए तो सोना है? इसके अलावा आप देखेंगे सेक्सुअल अट्रैक्शंस। आपके पास ये ऊपर बना हुआ है, आप इंटरप्रेट करें रेडलमैन कैसी मोहब्बत करता था, किस तरह अट्रैक्टेड था टुवर्ड थॉमसन। थॉमसन किस तरह की लड़की थी और उसकी मोहब्बत कैसी थी, उसका रोमांस कैसा था वेल्डीव के लिए। वेल्डीव के रिफ्लेक्शंस, रिस्पॉन्सेस कैसे थे थॉमसन की तरफ और युस्टाशा की तरफ। युस्टाशा की सेक्सुअल डिज़ायर क्या थी? हाउ मच हंगर शी हैड अबाउट लव, हाउ मच हंगर शी हैड अबाउट लिविंग दिस लैंड, और एट द सेम टाइम क्लाइम किस तरह अट्रैक्ट हुआ उस खूबसूरत लड़की की तरफ। ये सारे सेक्सुअल अट्रैक्शन। और सबसे बड़ी और उम्दा एग्जांपल उसकी तो वो है चार्ली वर्सेस युस्टाशा। ठीक है, उसने कहा योर हैंड 15 मिनट्स या 5 मिनट्स। ठीक है, उसने विदाउट ग्लव। ह्यूमन विल,
युस्टाशिया इसकी एग्जाम्पल है और क्लेम इसकी एग्जाम्पल है। एम्स, क्लेम एग्जाम्पल है कि उसका एम क्या था, स्कूल ओपन करना चाहता था, गुड। और फिर युस्टाशिया का एम था, उसकी विल थी एक खास। ट्रेडिशंस, अब यहाँ पर ट्रेडिशंस हैं जैसे कि सुपरस्टिशंस, लोग विलेज के अंदर सुपरस्टिशियस होते हैं, ये एक ट्रेडिशन है। लेकिन सर इसमें तो कोई चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया। हाँ, एक बार वो सोचते हैं, खास तौर पर जोनी ननसच की मदर सोचती है शी इज विच। फिर जोनी ननसच की मदर चर्च में जब थॉमसन की शादी हो रही होती है तो एक उसके पास पिन होती है, अपने बालों से निकालती है और वो बड़ी सारी सोई होती है और वो सीधी उसकी उसमें मारती है बाजू में, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो औरतें विच होंगी तो उसका ब्लड नहीं निकलेगा, विच नहीं होगी तो ब्लड निकलेगा। तो वो ज़ोर से मारती है तो उसका ब्लड भी निकला होता है कि नहीं निकला होता, उसने हाथ रखा होता है और दोनों सारे करैक्टर भाग जाते हैं। तो ये दूसरा सुपरस्टिशियस व्यू है। और यूब्राइट, मिसेस यूब्राइट कहती है, मिसेस यूब्राइट कहती है कि शी इज विच, ये विच है। तो वो कहता है क्लेम दैट इज सुपरस्टिशियस और ओल्ड वन और घटिया और ये नॉनसेंस है, इग्नोरेंस है, ये जहालत है, वो कहता है, क्लेम कहता है। तो ये हमें मिलता है। फिर जोनी ननसच की मदर युस्टाशिया वाई कहाँ, युस्टाशिया वाई का रिबन उसके पास होता है, उस रिबन को वो आग में डालती है और आग में डालने की वजह से उसी रात ही फिर डेथ हो जाती है युस्टाशिया की पानी में गिरकर। ये सुपरस्टिशियस हमें व्यू मिलता है। फिर जॉनी ननसच की मदर एक पुतला बनाती है, उसके अंदर सोया चबूती है, ठीक है, ये भी हमें सुपरस्टिशियस व्यू मिलता है यहाँ पर। क्लियर? ये 3-4 सुपरस्टिशियस आइडियाज हमें मिल गए, किताब में लिखे हुए हों या ना हों, ओरिजिनल नावल की बेस पर जो मैंने पढ़ा मैंने आपको बता दिया। आपके पास ये 5-6 पॉइंट्स आ गए हैं। अगर एग्जाम में इस तरह का पॉइंट आएगा देन यू विल एलाबोरेट इट एंड यू विल रिलेट द अदर इवेंट्स विद इट। ओके, अच्छा, उसके बाद ये ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, एजुकेशन, ये ट्रेडिशन में हमने सुपरस्टिशंस को भी डिस्कस कर लिया। अब ट्रेडिशन में और भी चीज़ें थी, जैसे कि शादी किसकी किससे होनी है, शादी की क्या ट्रेडिशंस हैं, आफ्टर दिस उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्म्स हैं, ये बातें, चलो वो डिटेल में कभी। एजुकेशन, अब एजुकेशन का उस वक्त भी ट्रेंड बदल रहा था। मॉडर्न एजुकेशन कुछ और थी, मुसलसल लेक्चर देने वाली एजुकेशन कोई और थी। और फिर ये देखिए कि देहाती इलाकों में भी कोई शख्स विल पैदा कर रहा है अपने अंदर कि यस मैं यहाँ पर कोई स्कूल बनाऊँ। ये एजुकेशन है, ये तब्दीली है, ये ट्रांसिशन है। क्लियर? और एजुकेशन के म्यार भी बदल रहे हैं, क्योंकि क्लेम कहते हैं कि मैं अपने तरीके से एक अपनी तर्ज का अपने मूड्स के मुताबिक स्कूल खोलूँगा जो मेरी विल के मुताबिक होगा, डिफरेंट होगा बेट। ओके, स्कूल नहीं खोल पाया था, उससे पहले ये ब्लाइंड हो गया था, पढ़ बहुत रहा था, ठीक है। थर्ड बात सुपरस्टिशंस की, सुपरस्टिशंस हमने डिस्कस कर ली हैं कि वहाँ पर तोहमात थी, लोग एक दूसरे के ऊपर ये बात उछालते थे कि तुम विच हो, कोई किसी पर जादू करना चाहता था, इस तरह की चीज़ें उस सदी में मौजूद थी। नावल का ताल्लुक इंग्लैंड की ट्रेडिशन से भी है, नावल का ताल्लुक एजुकेशन से भी है, नावल का ताल्लुक रिलीजन से भी है कि चर्च क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा था और लोग उन दिनों में चर्च वर्च नहीं जाते थे, सिर्फ शादी ब्याह पर जाते थे। ये बातें भी डिस्कस हो गई। सबसे अहम आंसर फेट, गॉड, चांस, नेचर, ये है मेजर आपका टॉपिक। फिलॉसफी ऑफ थॉमस हार्डी, दिस इज योर टॉपिक। पेसिमिज्म, ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक में सबसे अहम बात जो हमने डिस्कस करनी है,
the impetuous of circumstances invade our life and become the cause of our undoing. हालात हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं और वजह बनते हैं हमारे ख़ात्मे की। ठीक है, और टॉपिक थॉमस हार्डी का वहीं कि गॉडलेस यूनिवर्स है। और थॉमस हार्डी जब मरा था उस वक्त एक झगड़ा खड़ा हो गया था कि थॉमस हार्डी को इंग्लैंड के अंदर लंदन में पोइट्स कॉर्नर में दफनाया जाए या उसके शहर, उसके देहात जिससे वो मोहब्बत करता था, डोरसेट शहर के अंदर दफनाया जाए। और लंबे झगड़े के बाद थॉमस हार्डी का हार्ट बुच्चर कर दिया गया था, उसके दिल को उसके सीने में से फाड़ लिया गया था और दिल को जाकर दफनाया गया था डोरसेट शहर के अंदर जहाँ उसका दिल था, जहाँ उसकी बेगम की कब्र थी। और फिर थॉमस हार्डी को बाकी बॉडी को जलाकर उसकी एशेस जो हैं वो पोइट्स कॉर्नर में रखी गई। ओके, तो इस बात का मतलब ये है कि गॉड है। ओके, खबरदार किसी ने कहा कि नहीं है, नहीं तो फिर ऐसा होगा। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। कोई क्वेश्चन है जहन में? कोई क्वेश्चन तो कर लें। सर एंड पे जो चार्ली है ये कहाँ चला गया था? हाँ, एंड पर चार्ली जो है ये बहुत उदास हो गया था और इसको आकर मिलता है कलेम, और कलेम उस वक्त इतना मैच्योर हो चुका होता है और चार्ली को बुलाता है कि इधर आओ। चार्ली को रुमाल देता है और जब वो रुमाल खोलता है उसके अंदर यूस्टाशिया के बाल होते हैं। सर इतनी छोटी एज में कैसे इंसान को, यानी कि कैसे फीलिंग हो सकती है? सिर्फ 11 या 12 साल? नहीं, ये 16 ईयर है। ये 16 का तो नहीं, जो अच्छा, क्योंकि वो जोनी का कह रही हूँ कि इतनी छोटी एज में उन्होंने उसको इतना डीपली उसका लव दिखाया। नहीं, जोनी का नहीं है, चार्ली की बात कर रहे हैं। चार्ली 16 ईयर का है। ठीक है, जोनी का तो आज भी रहती है और ये है ना कि वो जाके बताता है। जॉनी मुख्तलिफ इवेंट्स पर बस मौजूद होता है। उसकी दिलचस्प बात यह है कि और वो खबर पहुँचा देता है या उसको ज़्यादातर न्यूज़ मिल जाती है। क्लियर? ओके, सो नाइस।